लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर होगा। अगर कुछ और जानना होगा तो यू कैन गूगल आउट द थ्योरी ऑफ स्केपिज्म एंड आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। जैक फिनी के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा सो दैट कि वाइल गिविंग एग्जामिनेशन आपको आइडिया हो कि थोड़ा बहुत अगर आप राइटर के बारे में लिखोगे तो उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है एंड आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो without wasting any time, let's start today's session, the question answer session. चैप्टर के मिड में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। ऐसा कभी कोई चीज़ आपने इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है जो आप अपने सिबलिंग्स को बताई हो, अपने फ्रेंड्स को बताई हो, बट किसी ने बिलीव नहीं किया हो। एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है बेटा कि इफ़ ट्रुथ इज़ इनकन्वीनियंट नोबडी बिलीव्स इट। दैट मीन्स कि अगर थोड़े लोगों को मशक्क़त हो, परेशानी हो किसी सच को अपनाने में, मतलब सच को समझने में थोड़ी मशक्क़त लगे तो उस मशक्क़त को करने से बेहतर वो उसको झूठ समझ लेते हैं। सो ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपने की है, ऐसा फील किया है जो आपको लगता है कि एक्चुअल में चीज़ आपके साथ हुई है बट किसी ने बिलीव नहीं किया हो। सो शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी, कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में एंड मैं ज़रूर वो पढ़ना चाहूँगी। ओके, नेक्स्ट है आपका चैप्टर के मिड में था कौन सा क्वेश्चन, आई थिंक बड़ा अजीब यहाँ पे तो कोई क्वेश्चंस ही नहीं है। अच्छा, मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे हैं। सो दो क्वेश्चंस अभी तक मुझे, दो ही क्वेश्चंस मुझे याद आए हैं। मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, सो मैं आप लोगों को बस इतना बता दूं कि दो क्वेश्चंस ही मुझे याद आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन था What does the third level refer to? ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपकी एग्जामिनेशन में। The third level refers to the subway of the Grand Central Station that takes passenger to Galesburg, Illinois. That also in 1984. The third level on the station was a medium of escape for Charlie. ये मेंशन ज़रूर करिएगा। The third level on the station was medium of escape for Charlie, the narrator from the harsh realities of modern life. It provided him a base where he could interweave, गूंज सके fantasy and reality. As I've already told you कि जैक फिनी जो थे वो बहुत ही फेमस थे अपने वर्क में। उन्होंने जॉनर में थ्रिलर लिखा और साइंस फिक्शन लिखा एंड बहुत ही ब्यूटीफुली वो फैंटेसी एंड रियलिटी को इंटरवीव करते थे कि बहुत मुश्किल होता था कि व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ फैंटेसी। ठीक है, एक बहुत ही थिन लाइन होती थी, बहुत मुश्किल होता था समझ पाना, बहुत ही ब्यूटीफुली वो इंटरवीव किया करते थे। बहुत अच्छे से वो एकदम एक दूसरे को मिलाकर वो चीज़ बाकायदा अच्छे से प्रेजेंट किया करते थे। नेक्स्ट है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग टू हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? नो, बिकॉज चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल बिकॉज चूँकि वो ढूंढ नहीं पाया था। Because the third level was his imagination. एंड अगर आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है तो आप लिख सकते हो कि he did not find बट वो ढूंढ रहा है एंड मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड मे बी एट सम डे वो ज़रूर ढूंढेगा थर्ड लेवल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी थर्ड लेवल एग्जिस्ट। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माई परसेप्शन, सो आप ये भी आंसर लिख सकते हो कि जो थर्ड लेवल नहीं मिला बिकॉज वो उसकी इमेजिनेशन थी। अब हम मेन क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एंड व्हाई? आंसर यस में भी हो सकता है, आंसर नो में भी हो सकता है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। यस अगर अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ यू आस्किंग मी अबाउट माई परसेप्शन, सो यस आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। अगर अकॉर्डिंग टू मी लाइफ इज फुल, अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड स्ट्रेस। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम। ये होता ना कि लड़ाई करते करते हम थक जाते हैं बट लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है, हमेशा हमें सामना करना पड़ता है ऑल द टाइम इन सारी चीज़ों को। द विशियस रियलिटीज़ ऑफ लाइफ मेक लिविंग quite unpleasant and even unbearable. Sometimes बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है टॉलरेट कर पाना बेटा लाइफ की प्रॉब्लम्स को। So he wants to escape into a wishful world
जहाँ पे चार्ली जो बात करता था अपने साइकेट्रिक फ्रेंड से अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. हिज फ्रेंड कॉल इट अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. ये भी एक चीज़ है जो आप अपने आंसर में डाल सकते हो. दैट वॉज द रीज़न आप थर्ड लेवल को एक इमेजिनरी मीडियम मानते हो, स्केप मानते हो. चार्ली पॉजेस एन स्केपिस्ट टेंडेंसी बिकॉज एक जेन्यून रीज़न आप दे सकते हो. हिज स्टैम्प कलेक्टिंग इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटीज़. जो स्टैम्प कलेक्ट करता था वो एक टेम्पररी शेल्टर था रियलिटी से दूर रहने का, क्योंकि वो पास्ट में चला जाता था जब भी वो स्टैम्प को देखा करता था. तो नेक्स्ट है, What do you infer from Sam's letter to Charlie? क्या आप मतलब निकालते हो? The way Charlie came across Sam's letter was surrounded is बहुत ही mysterious है. Among his oldest first day covers, he found an envelope. Starting से लिखिएगा, he found an envelope. The envelope containing the letter and that also उस पर mention क्या था? Address, the grand address क्या था? Gettysburg का address था and that also to his just wait a minute. So where was I? What do you sorry ये complete हो गया था ना. What do you infer from the Sam's letter to Charlie? क्या पता चलता है कि वो पहुंच चुका है वहाँ पर and एक मिनट रुको. Sorry. The way Charlie came across Sam's letter was surrounded in mystery. I've already told you. और कैसे पता चला उसे, आप पूरा बताइएगा. कि among his oldest first day covers he found an envelope and जैसे वो envelope जो रहता है उसमें एक लेटर कंटेन करता रहता है, उस पर ग्रैंड फादर का उसके घर का एड्रेस दिया होता है. एंड वो टाइमिंग क्या होती है, वो सन क्या होता है, जुलाई 1894. द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. मेंशन करिएगा बेटा सारा चीज़, ठीक है, अगर 2 मार्क या 3 मार्क में होता है तो. एंड कवर इससे क्या पता चलता है कि चार्ली जो रहता है वो पहुंच चुका है वहाँ पे उस एस्केप वाले जगह पे. 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, सैम के लेटर से ये प्रूफ मिलता है, ये एविडेंस मिलता है कि थर्ड लेवल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें सो मे बी द चांसेस आर देयर प्रोबेबली कि चार्ली ने खुद वो लेटर लिख के उस एनवेलप में डाला हो. सो कुछ भी हो सकता है, कोई भी परसेप्शन आपका हो सकता है. नेक्स्ट है, सॉरी, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? जैसा कि आपको पता है, नॉर्मली आप के लिए बिल्कुल ही अननोन नहीं होगा कि अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं. हम किसी पे यकीन नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम रिस्पेक्ट वाली चीज़ जो हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग एगोइस्टिक हो चुके हैं, एरोगेंस आ गए हैं लोगों के अंदर. और किस तरीके से ये जो वर्ल्ड है जो फुल ऑफ विशियस साइकिल से भरा हुआ है, उससे बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसे हम स्केप मान सकते हैं. हम स्केप के लिए क्या क्या कर सकते हैं बेटा, जहाँ पर हम अच्छा फील कर सकते हैं फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए हम प्लेजेंट फील कर सकते हैं, प्लेजेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जैसे कि हम एक हॉबी कल्टिवेट कर सकते हैं, किसी भी तरह की हॉबीज़ हो सकती हैं, रीड करने की और पेंटिंग करने की, किसी भी तरह की हॉबीज़, या खेलने की हॉबी. हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम ट्रिप्स पे जा सकते हैं, हम एक्सकर्शंस कर सकते हैं, हम मेडिटेशन होता है बेटा हम वो फॉलो कर सकते हैं. एक्सरसाइज जो होता है हेल्प अस लिव अ बैलेंस एंड हेल्दी लाइफ. एंड रीडिंग, स्पेशली बेटा रीडिंग गुड बुक इज़ इक्वलिंग टू हैविंग अ गुड फ्रेंड कहा जाता है विद ग्रेट इंसाइट. अगर आप किसी का कोई बुक पढ़ते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि कॉइन का अदर साइड क्या है, लोगों के परसेप्शंस के बारे में पता चलता है. सो और चीज़ें क्या हो सकती हैं जो आपके लाइफ में एस्केप का काम करती हैं, कुछ समय के लिए आपको अच्छा फील कराती हैं. आप एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो, आप एनजीओ में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स सुन सकते हो सो दैट कि कुछ वक्त के लिए आप उस हार्श वर्ल्ड की रियलिटी से दूर रह सको. ओके. और लिसनिंग म्यूज़िक भी हो सकता है इसमें. ओकेजनली आप मूवीज़ देख सकते हो, कुछ समय के लिए आपको अच्छा फील होगा, स्केप कर सकते हो. थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि यू कैन गेट रीड ऑफ स्ट्रेस, बोर्डम एंड इनसिक्योरिटी. ओके. नेक्स्ट है
apparent illogicality sometimes turned out to be a futuristic projection discuss. जैसे कि आज के समय में अचानक से आके चार्ली ने हमसे कहा कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड हमें ये बहुत ही इलॉजिकल सा लगा. कोई एक कंक्रीट प्रूफ नहीं था चार्ली के पास कि वो बता सके, सिवाय कि उसके पास सैम का लेटर था, वो भी डाउटफुल है कि पता नहीं उसने खुद लिखा हो. हम बिलीव नहीं करते हैं, बट पॉसिबिलिटी है ना कि इन फ्यूचर हो सकता है कि हर रेलवे स्टेशन पे एक टाइम मशीन हो, एंड उस टाइम मशीन के ज़रिए हम किसी भी एरा में पहुंच सके. ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस करंट वर्ल्ड, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड. क्योंकि वर्ल्ड हमारा इतना एडवांस हो चुका है कि अब रोबोट भी बात करते हैं. किसी समय में अगर आप 200 साल या 100 साल पहले जाओ या कुछ साल पहले जाओ, अगर आप ये कहो कि यार रोबोट भी बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़ भी होती है, मशीन जो होता है वो लर्न कर लेता है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को, तो क्या लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ को? नहीं. बट आज वो चीज़ पॉसिबल है. सो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो है जो आप बोल सकते हो, जैसे कि इट्स ट्रू दैट एपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन. ये ट्रू है बेटा कि समटाइम्स जो इलॉजिकलिटी होती है वो इन फ्यूचर एक प्रोजेक्ट की तरह, एक इन्वेंशन की तरह प्रूव हो जाती है, एंड वो हमारे रियल लाइफ का एक पार्ट बन जाती है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, बिफोर द राइट ब्रदर इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन, नोबडी कुड हैव डेयर्ड टू अचीव या बिलीव कि मैन कुड फ्लाई, मैन भी उड़ सकते हैं. Before Alexander Graham Bell invented the telephone, it would have been impossible to believe कि यार long distance में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं. So there are lots of inventions. आप किसी भी तरह के inventions को use कर सकते हो जो पहले लगता था कि बहुत ही illogical है, कोई reason नहीं है, but वो चीज़ प्रूव हुई. एंड वो एक होता है ना कि आप ये कह सकते हैं कि all this emphasizes, आप सारे इन्वेंशंस को लिखकर आप ये लाइन पॉइंट आउट कर सकते हो कि ऑल दिस सिंपसाइजेस दैट fantasies of one point of time that seem illogical may turn out to be a revolutionary thing that change the future of the mankind. एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो एक टाइम पे इलॉजिकल लगे, वो टर्न हो सकता है एक ऐसे रिवोल्यूशनरी चीज़ में जो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, पूरे ह्यूमन काइंड को चेंज कर सकता है. सिमिलरली इट वुड नॉट बी फार फेस्ट, नॉट फार फेस्ट, बहुत दूर की समय की बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन कि रेलवे स्टेशन, इन फ्यूचर टाइम की बात कर रही हूँ मैं, फिटेड विद टाइम मशीन डिवाइसेस दैट वुड मेक ट्रैवल फ्रॉम वन एरा टू अनदर जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की. डू यू रियली थिंक सो? तो आप लिखिएगा कि येस इट्स पॉसिबल कि जो चीज़ें इलॉजिकल अभी हमें लगती हैं वो फ्यूचर में एक फ्यूचर प्रोजेक्शन की तरह प्रेजेंट होती हैं, एंड वो हमारे रियल लाइफ का पार्ट बन जाती हैं. ओके, नेक्स्ट है philately helps keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the future? Philately मतलब कि बेटा लव ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, वो चीज़ को कहते हैं फिलैटली, जो लोग स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं. सो ऐसी और भी चीज़ें हैं जो हमें पास्ट से जोड़ के रखती हैं. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंड ह्यूमन की टेंडेंसी क्यों होती है ऐसी कि वो हमेशा कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में एंड कभी फ्यूचर में खुद को खरा पाता है. जैसे कि बिसाइड्स फिलैटली देयर आर न्यूमरस अदर वेज टू हेल्प कीप द पास्ट अलाइव. जैसे कि कलेक्टिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, पहले के ज़माने के जो भी एंशिएंट टाइम्स के जो भी थिंग होंगे उनको कलेक्ट करना, सो दैट कि वो पास्ट को रिप्रेजेंट करें. पेंटिंग्स हम देख सकते हैं, म्यूज़ियम्स हम जाते हैं तो कई 100 साल के पहले के चीज़ें पड़ी होती हैं जो हमें हमारे पास्ट को अलाइव करती हैं. एंड कलेक्टिंग बुक्स, कई समय से बुक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, एंड जो आप और क्या कर सकते हो यार, सबसे इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफ्स. 10 साल पहले आप घूमने कहीं गए हो एंड आज भी जब पिक्चर्स को देखते हो तो आप उस पास्ट को जीते हो, आप उस पास्ट को फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, एंड फिर उसी फेज में चले जाते हो कुछ समय के लिए. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, जैसे कि वी कैन कीप आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन अलाइव व्हेन वी फॉलो द रिचुअल्स इन सेरेमनीज. कई समय से शादियों में वही रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं ना जो कई 100 सालों से फॉलो हो रहे हैं. तो उस तरीके से हम अलाइव कर सकते हैं अपने पास्ट को. और
ट्रैवलिंग एक ऑल्सो एक बेस्ट सोर्स होता है जिससे हम पास्ट को अलाइव कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे जाना एंड अलग अलग होता है ना कि प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर को जीना एक साथ। अब मैं अगर बात करूँ इस ह्यूमन टेंडेंसी की, तो दिस ह्यूमन टेंडेंसी इनेबल्स हिम टू प्लान फॉर द फ्यूचर इन द प्रेजेंट बाय रिपिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द पास्ट। जैसे होता है ना कि इंसान पास्ट के बारे में भी सोच लेता है, फ्यूचर के बारे में भी सोच लेता है और प्रेजेंट के बारे में भी सोचता है। सो प्रेजेंट के लिए बेहतर होता है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए वो पास्ट की हेल्प लेता है। सो ये टेंडेंसी अच्छी है बट नॉट ऑल द टाइम। कंसिडर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ कि ऑफ अडॉप्टिंग अ स्टडी टेक्निक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे कि किस तरीके से जो रिजल्ट होते हैं, किस तरह के पेपर आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, तो आप क्या करते हो, पास्ट के जो भी पेपर्स होते हैं उसको देखते हो, रिवाइज करते हो एंड देन फ्यूचर में स्कोर बेटर करने के पर्पज से आप पास्ट के पेपर्स देखते हो और उसको प्रेजेंट में सॉल्व करते हो। ये टेंडेंसी जो होती है वो आपको इंश्योर करती है कि आप एक्सेप्ट कर दो कि जो इम्पैक्ट है इम्पॉर्टेंट डिसीजन का, जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हो टेकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड लर्निंग फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम द पास्ट, एंड आप फ्यूचर से भी आप फ्यूचर को करने के लिए आप पास्ट का हेल्प लेते हो एंड प्रेजेंट में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो। इट्स ए गुड टेंडेंसी जब इंसान एक साथ फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में सोचता है, बट नॉट ऑल द टाइम। एंड किस तरीके से हम पास्ट को अलाइव रख सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूमरस वेज, एंड जिसमें से मैंने आपको कुछ हिंट दिया है, आप लिखिएगा एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आपके पास है तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, you have read adventure, no, this is not the question, okay, this will not come in your examination beta because the adventure, जो adventure chapter है आप लोगों का फ्लेमिंगो में, sorry, adventure class 12, I got confused, I'm really sorry। आपने adventure पढ़ा है ना क्लास 11th में, किस तरीके से कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में बात हुई, किस तरीके से बिलीव करते हैं नैरेटर कि एक साथ कई तरह के वर्ल्ड्स हो सकते हैं एट पर्टिकुलर टाइम, अलग अलग डायमेंशन से देखने की ज़रूरत होती है, बस एक चेंज आता है, एक टर्निंग पॉइंट होती है, उससे बिल्कुल ही कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज हो जाता है। सो इट जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना कि अभी हम बैठे हुए हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे मैं टीचर हूँ, बट मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि एक दूसरा भी वर्ल्ड है, सेम डे है 9 अक्टूबर 2020 जहाँ पर मैं पायलट हूँ, लेकिन अलग डायमेंशन से। सो बिल्कुल वो साइंस फिक्शन वाली स्टोरी थी वहाँ पर भी। सो क्या सिमिलैरिटी मिल रही है कि उस समय भी बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल लग रहा था कि इज़ इट पॉसिबल टू इमेजिन लॉट्स ऑफ वर्ल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम साइमल्टेनियसली। सो थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा था, थोड़ा सा लग रहा था कि यार पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे कि एडवेंचर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें जो मराठास थे वो हार गए थे, लेकिन दूसरे वर्ल्ड में मराठास जो थे वो हार गए थे, लेकिन दूसरे वर्ल्ड में जो मराठास थे वो जीत गए थे। एंड किस तरीके का उसके बाद का जो सिनेरियो है वो वर्ल्ड कैसा हो गया था, तो एक टर्निंग पॉइंट आई। वो टर्निंग पॉइंट क्या थी, जब मराठास के एक मैन को गोली लगने से वो बच गए, अगर गोली लगी वो मर गए, उसके बाद कोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या हुई, एंड अगर गोली नहीं लगी उसके बाद कोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या हुई, अलग अलग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है एडवेंचर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम दो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एक समय पे बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर हमने देखा होगा कि 1950s में चार्ली एंड लोइजा साथ में बैठे हुए हैं एंड उनको एक लेटर मिलता है 1894 का, जहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में एक ही साथ उस समय पे 1894 में जो सैम वेनर है वो गेल्सबर्ग में है एंड वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरसेक्शन दिखाया है टाइम एंड स्पेस का, पास्ट एंड प्रेजेंट एक साथ मिले हैं। ओके यार, मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया क्या? हाँ, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? इंटरसेक्शन मतलब मिंगलिंग ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। बहुत सारी जगह पे इंटरसेक्शन हुआ है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो जैसे कि किस तरीके का,
याद करने दीजिए मुझे किस तरीके का था। ओके, जैसे कि सर्टेन इंस्टेंसेस है स्टोरी में जहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाया है टाइम एंड स्पेस का। फर्स्टली द फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ द ग्रैंड स्टेशन, जिसमें सेकेंड लेवल एंड फर्स्ट लेवल क्या है 1950s का है, एंड थर्ड लेवल एट द सेम टाइम 1894 का है। वहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाया है पास्ट का और प्रेजेंट का एक साथ। उसके बाद सेकेंडली जब उसकी वाइफ थी चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा लिव इन द प्रेजेंट टाइम, येट he rushed to get old currency to buy 2 tickets to go to the Galesburg of 1894। ठीक है, फिर से वो निकलता है उस जगह से और वो जाता है टिकट्स लेता है। वहाँ पे भी इंटरसेक्शन दिखाया है। एंड फिर उसने जो भी आर्किटेक्चर देखी है प्लेटफॉर्म के थर्ड लेवल के, ड्रेसेस जो चेंज हुए, ट्रेन्स कैसे थे, लोग कैसा बिहेवियर रखते थे, जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, 1984 में थर्ड लेवल चल रहा है। एंड सेकेंड लेवल की जस्ट उसके ऊपर 1950s चल रहा है, सॉरी 1984, गॉड यार आई गॉट सो कन्फ्यूज। 1894 में चल रहा है थर्ड लेवल में वो सारे पुराने टाइम, एंड जस्ट उसके ऊपर 1950s में वो 20th सेंचुरी का सारा सिनेरियो है। सो एक साथ प्रेजेंट एंड पास्ट आया। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट इंस्टेंस जो सैम का लेटर आता है, जो एग्जैक्टली 2 वीक्स की बात वो कर रहे हैं, वो लेटर पहुंचता है उनके पास उस दिन, जो कि करंट सिनेरियो में मॉडर्न वर्ल्ड में वो डे जो था वो 1950s का था, बट अकॉर्डिंग टू सैम बेनर वो 18 जुलाई 1894 है। सो पास्ट एंड प्रेजेंट का बहुत सारे इंस्टेंसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में दिखाए गए हैं। आपने जो भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो भी पढ़ा होगा, आप वो सारे इंस्टेंसेस अपने इस आंसर में लिख लेना। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा, बट अगर आप लोग इस चैप्टर को एक बार ही पढ़ो, 1-2 दिन का रेस्ट लो एंड फिर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ोगे, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लोगे कि क्या ये चीज़ है। थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। या तो आप बिलीव करते हो कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, अभी ये लॉजिकल है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सभी को रियलाइज हो जाएगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, या यहाँ पर जो चार्ली है वो स्केप करने की कोशिश कर रहा है, अपने लाइफ की रियलिटी से बचने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो कहीं और जाके पीसफुली जी सके अपनी लाइफ को, जहाँ पे कोई वॉर ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई वरी ना हो, कोई फेयर ना हो, कोई इनसिक्योरिटी ना हो। ठीक है, सो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में स्पेशली लोग डिप्रेस हैं, बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले रहे हैं सो दैट कि वो मेंटली इमोशनली फिट रह सके। वो चीज़ 1894 में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट दैट टाइम ये फील्ड जो था साइकेट्रिस्ट का वो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पे लोग कम्प्लीटली हैप्पी थे, डिप्रेस का कोई कंडीशन ही नहीं था, एंड कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था जो करंट सिनेरियो जो भी प्रेजेंट वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में है। आई जस्ट होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं आएगा बेटा, प्लीज़ कमेंट मी माई कमेंट सेक्शन, आप लोगों को दोबारा मैं और इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैंने इसको अपने तरीके से बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश की है, बट फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा सो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, बट आई एम जस्ट होपिंग कि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इम्प्लीमेंट करिएगा इस चीज़ को, स्केप जस्ट फॉर अ वाइल, जस्ट गो फॉर अ ट्रिप, एन्जॉय योर लाइफ फॉर अ वाइल, स्केप करो अपनी रियलिटी से, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू फेस द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। सो फेस करो, उसे एक्सेप्ट करो, एंड साथ ही साथ आपको कहते हैं ना, वो गाना है ना कि जीवन में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। सो दैट्स द सिनेरियो ऑफ द करंट वर्ल्ड, यू हैव टू सर्वाइव एनी हाउ। सो अगर सर्वाइव करना ही है तो हैप्पीली क्यों ना करें, एंड हैप्पीनेस के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको बस ढूंढना है छोटे छोटे मोमेंट्स जो आपको हैप्पी कर सकें, चाहे वो ट्रिप के बेसिस पे हो, या किसी किताब को पढ़ के हो, या किसी म्यूज़िक को सुन के हो, या बैठे बैठे एक ऐसा सपना सोचने का हो जो आपको लगे कि वो एक्चुअल है, जैसे कि चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में सोचा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।